उधम सिंह नगर में काशीपुर के कचनाल गोसाई गांव में एक अवैध मजार को आज सुबह ही ढहा दिया गया। प्रशासन के पास मजार को लेकर पिछले महीने शिकायत आई थी, जिसके आधार पर जांच की गई और इस दौरान पाया गया कि जमीन मंदिर के नाम पर दर्ज है। मजार के संचालकों को जमीन से जुड़े कागज दिखाने के लिए कहा गया, लेकिन वो कागज नहीं दिखा पाए। लिहाजा भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में आज सुबह अवैध मजार को बुलडोज किया गया। आपको बता दें, धामी सरकार अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। अभी तक 553 अवैध मजारों को हटाया गया है। वहीं रामनगर में भी अवैध मजारों पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा है। यहां के लूटाबड़, शिवलालपुर, रियूनिया और चोरपानी क्षेत्र में 3 मजारों को प्रशासन ने ध्वस्त किया। ये सभी मजारें नाप भूमि पर थी। किसानों की आपत्ति और शिकायत के बाद इन्हें जमींदोज किया गया। उत्तराखंड में एक बार फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग की ओर से ये अलर्ट जारी किया गया है। आज और कल के लिए लोगों को चेताया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल के लिए अलर्ट जारी किया गया है। कई जगहों पर तेज बारिश की संभावना जताई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को देहरादून पहुंचे थे। आपदा के हालात का उन्होंने जायजा लिया। पीएम मोदी ने उत्तराखंड में आपदा में तत्काल राहत के लिए 1200 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है। केंद्र सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद का भी ऐलान किया गया। और इसके अलावा बाढ़ और भूस्खलन से अनाथ हुए बच्चों को पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन फंड से मदद दी जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत ही क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत होगी। देहरादून पहुंचे पीएम मोदी ने आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और उनसे बातचीत कर उनका हाल जाना, उनके प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की। पीएम मोदी ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ ही आपदा मित्र और वॉलंटियर्स से भी मुलाकात की, उनके प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा, सड़कों, स्कूलों और ढांचागत निर्माण के लिए केंद्र सरकार पूरी मदद देगी। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिया कि आपदा की इस घड़ी में पूरा देश उत्तराखंड के साथ खड़ा है। पीएम मोदी ने देहरादून में समीक्षा बैठक की, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे भी किया था, करना था उन्हें, लेकिन खराब मौसम की वजह से उसे रद्द कर दिया गया था। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद आपदा प्रभावित लोग बहुत उम्मीदों के साथ दिखे। आपदा प्रभावितों का कहना है कि पीएम मोदी ने उनकी बातों को सुना, उनकी मदद का भरोसा दिया है। आपदा प्रभावितों ने कहा कि उन्हें मोदी सरकार और धामी सरकार पर पूरा भरोसा है। माननीय प्रधानमंत्री जी मिले, बहुत अच्छा लगा उनको देख के। हमने जो बात उनको बोली है वो पक्का से वो मतलब जरूर अपने से ज्ञान में डालेंगे और हमें पूरी आशा है अपने मुख्यमंत्री जी से कि वो हमारा काम जरूर कर देंगे। राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से हैं इस विपदा की घड़ी में आप लोग उत्तराखंड के लिए जिस ऊर्जा से काम कर रहे हैं आगे करते रहेंगे। अपने माननीय सांसद जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दे रखा है कि मैं आपदा पीड़ितों के साथ हर संभव खड़ा हूं। जो भी मेरे से मदद बनेगी मैं
पूरा करने की कोशिश करूंगा। आप चिंता करने की बात न करें, जो हो प्रधानमंत्री जी ने हमको आश्वासन दिया है। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री जी का। धन्यवाद। उधर उत्तरकाशी में एसडीआरएफ की टीम ने लमगांव बेलक से एक घायल व्यक्ति को रेस्क्यू किया। ये ट्रैकर है, उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एसडीआरएफ की टीम ने लगभग 10 किलोमीटर की दूरी तय की पैदल और फिर घटनास्थल पर पहुंचकर ट्रैकर का रेस्क्यू किया। घायल ट्रैकर को स्ट्रेचर के जरिए सुरक्षित लाया गया और अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अल्मोड़ा खैरना हाईवे कोरब के पास पिछले 11 दिनों से बंद था, जिससे लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी। उनका आना जाना तब मुश्किल हो गया था। यह हाईवे अब खोल दिया गया है। पिछले 1 साल से कोरब के पास लैंडस्लाइड जोन में पहाड़ बार बार दड़क रही है और पहाड़ी के दरकने की वजह से बार बार मलबा सड़क पर आ जाता है, जिससे दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। लगातार ये अभी बंद चला था रास्ता, और एक्चुअली कल ट्रायल हुआ था कि यहाँ पे रोडवेज वगैरह निकाली गई थी, और उसके बाद आज से इसको सभी वाहनों के लिए खोल दिया गया। खारी बड़ी बसों के लिए भी खोल दिया गया और भार वाहनों के लिए भी खोल दिया गया। मॉनसून के दौरान भारी बारिश ने प्रदेश भर में सड़कों को पूरी तरह से चौपट कर दिया है। जगह जगह सड़कों पर गड्ढे हैं, लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालात ऐसे हैं कि राजधानी देहरादून की सड़कों का भी बुरा हाल है। बारिश के दौरान इन गड्ढों में पानी भर जाता है, जिससे हादसे भी होते हैं। बारिश थमने के बाद उड़ती धूल ने लोगों को परेशानी में डाल दिया। हालांकि देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल जैसे प्रमुख शहरों में पीडब्ल्यूडी ने सड़कों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है, लेकिन सड़कों की हालत इतनी खराब है कि इन्हें पूरी तरह से दुरुस्त करने में लंबा वक्त लग सकता है। बरसात है, बारिश में जीना आराम हो रहा लोगों का। यहाँ कोई गिर जा रहा, कोई लेडीजें गिर जा रही, कई ट्रक धंस जा रहा। फिर ये क्या कर रहे, लोकल काम कर दे रहे, खाली रेत डाल दे रहे। उसके बाद बारिश आ रही, वो रेत भी साइड हो जा रही और फिर वहाँ गड्ढे। और सड़कों के हाल आप देख तो रहे हैं, मौजूदा हालत तो बहुत ख़राब हो रहे हैं। धूल हो रही है, धूल से बीमारियां बढ़ रही हैं। दुकान में खोलने का मन ही नहीं होता है, इतनी धूल हो रही है, गंदगी फैली हुई है। पूरे गड्ढे में यहाँ पे कम से कम 5-6 किलोमीटर लंबी है रोड, तो मतलब पूरे गड्ढे हैं। यहाँ पे इतना मुश्किल होता है, कोई भी आदमी मतलब बुजुर्ग आदमी तो चल ही नहीं सकता ना इस रोड पे। और बारिश होती है तो भी दिक्कत है, और बारिश नहीं है। अभी देखो कितना सूखा, पूरा देखो जैसे कोहरा होता है ना, ऐसा लग रहा है पूरे रोड पे पूरा धूल मिट्टी है। बारिश के बाद कुमाऊं की सड़कों का हाल भी बेहद खराब है। हल्द्वानी में स्टेट हाईवे से लेकर नेशनल हाईवे और गली मोहल्लों की सड़कें पूरी तरह से गड्ढों से भरी हुई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि पीडब्ल्यूडी को 100 किलोमीटर के पैच वर्क का प्लान तक बनाना पड़ा, जिसे 15 सितंबर से जमीन पर उतारा जाएगा। ये हाल कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी की सड़कों का है। ये नेशनल हाईवे वाली सड़क सीधे उत्तराखंड के मैदानी इलाकों को कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों से जोड़ती है, लेकिन बारिश के दौरान इन सड़कों पर जिस तरह के गड्ढे हैं, वाहनों को चलाना मुश्किल हो गया है। हमारी तो मजबूरी हमें चला रही है। अब क्या करेगा, रोड तो खराब है हमारी, कभी गाड़ी के शॉकर टूट जाते हैं, कभी पिन टूट जाती है। अब सवारी का हमें आवागमन करवा रहे हैं, स्कूल के बच्चे उनको लेकर के आना, अप डाउन कराना है। हमारे यहाँ जो कि आफ्टर मानसून जो कि 15 सितंबर के बाद 2 तरह के टारगेट हैं। एक तो ऐसी सड़कें जिसकी जो कि रिसर्फेसिंग की आवश्यकता हो, जिसका रिन्यूअल जिसको हम लोग कहते हैं टेक्निकल वर्ड में ड्यू है, तो उसके लिए लगभग 36 किलोमीटर का टारगेट है, जो कि 15 सितंबर के साथ बाद स्टार्ट करते हुए नवंबर तक जो कि पूर्ण कर लेंगे। इधर रुद्रप्रयाग में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की। जिला प्रशासन, पुलिस और एनएच विभाग की संयुक्त टीम ने नगरासू और रतूड़ा में अतिक्रमण हटाया। नगरासू में एनएच की जमीन पर अतिक्रमण हुआ था, जिसे पूरी तरह से हटा दिया गया, जबकि रतूड़ा में 4 भवनों पर कार्रवाई की गई, जिन्हें चिन्हित किया गया था। एनएच विभाग की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया।
रुड़की में नगर निगम की टीम ने बीटीगंज नेहरू स्टेडियम समेत शहर के कई इलाकों में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया और इस दौरान रेहड़ी और ठेले वालों का सामान भी जब्त किया। नोटिस के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया था, जिसकी वजह से यहां पर प्रशासन ने एक्शन लिया है। अतिक्रमण की वजह से आए दिन यहां पर जाम लग जाता था, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती थी। अभी काफ़ी मात्रा में चालान हुआ है, जो झाप वगैरह निकले थे उसको हटवाया गया। जो रास्ते में लोगों ने साइनेजेज वगैरह रखे थे, दुकान के एडवर्टीजमेंट वगैरह के पोल वगैरह कर रखे थे या कोई ठेले वगैरह रखे थे, तो उनको हटवाया गया और ये कंटिन्यू चलेगा। इधर कोटद्वार में दवाई की दुकानों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई है। एसडीएम और ड्रग इंस्पेक्टर के नेतृत्व में हुई छापेमारी के दौरान एक मेडिकल स्टोर में एक्सपायरी डेट की दवाइयां मिली, जबकि कई स्टोर्स में दूसरी खामियां भी पाई गई। प्रशासन की ओर से झंडा चौक की 3 दुकानों और गाड़ी घाट की 2 दुकानों में जांच की गई। गड़ी घाट में भी कन्वर्सेशन हुआ है, साथ ही झंडा चौक पे एक ऑल इन वन करके जो मेडिकल स्टोर है उसमें कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं। इसमें इसका जो रखरखाव है, स्टॉक रजिस्टर नहीं है, वितरण रजिस्टर भी नहीं रखा गया है। साथ ही साथ जो सबसे मुख्य बात है वो ये है कि उसमें एक्सपायरी डेट की कुछ दवाइयाँ मिली है, आईड्रॉप। 15 सितंबर से केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस का सेकेंड फेज शुरू होगा और इसे लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। यात्रा के पहले फेज में कई हादसे हुए थे और उन्हें देखते हुए इस बार मॉनिटरिंग कड़ी की जा रही है। देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट और सिरसी में एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम तैयार किया गया, जहां सिविल एविएशन, एयरपोर्ट अथॉरिटी, मौसम विभाग के अधिकारियों की टीम मौजूद होगी और हेलीकॉप्टर ऑपरेशन को मॉनिटर करेगी। इसमें मल्टीपल चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। 30% आपका सीट रिडक्शन और शटल रिडक्शन, और इस कारण से हमारे जो 9 प्लेयर थे पहले या 9 ऑपरेटर्स थे, उनकी जगह अभी 7 किया जा रहा है। साथ ही जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ATC के एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड था, तो उसमें 2 कंट्रोल रूम सहस्त्रधारा और सिरसी में बनाए जा रहे हैं और उसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मेट या मौसम विज्ञानी जो हैं वो वहाँ पे बैठेंगे, वैज्ञानिक। पिथौरागढ़ के धारचूला में भारी संख्या में नेपाली नागरिक पहुंचे हैं। दरअसल नेपाल ने कुछ घंटों के लिए कर्फ्यू में ढील दी थी और इसी दौरान झूला पुल से सैकड़ों नेपाली भारत आए। भारत से अपनी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें खरीदी इन्होंने और फिर नेपाल लौट गए। इस दौरान SSB पूरी तरह से अलर्ट पर रही। नेपाल में जारी राजनीतिक उथल पुथल की वजह से कई इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है। और नेपाल में राजनीतिक उथल पुथल की मार बॉर्डर के व्यापार पर भी पड़ा है, खासकर उत्तराखंड के बॉर्डर वाले इलाकों में, जहां हजारों व्यापारी एक दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर हैं। लेकिन इन दिनों बॉर्डर की मंडियों में सन्नाटा देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में भारत नेपाल बॉर्डर पर दर्जनों छोटी छोटी मंडियां मौजूद हैं। पिथौरागढ़ के गुंजी से लेकर US नगर तक की मंडियों का कारोबार एक दूसरे पर टिका है। नेपाल की मंडियां जहां भारत के खरीदारों से आबाद रहती हैं, वहीं भारत की मंडियों से नेपाली अपनी जरूरत का सामान ले जाते हैं और भारतीय मंडियों में नेपाली नागरिक अपना सामान भी बेचने आते हैं। लेकिन नेपाल में उठे राजनीतिक तूफान ने इन मंडियों को पूरी तरह सुनसान कर दिया है। कहने को तो इस बॉर्डर पर सुरक्षा के बीच आवाजाही हो रही है, बावजूद इसके आने जाने वालों की संख्या नहीं के बराबर है। वो भारत का व्यापार है, क्योंकि वो नेपाल पे ही निर्भर रहता है, तो नेपाल से अभी लोगों का आवागमन बहुत कम हो गया है और व्यापार भी वहाँ का बहुत प्रभावित है। लेकिन हम पूरे सीमा के लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ही स्थिति सुधरेगी और नेपाल की स्थिति भी सुधरेगी और हमारे व्यापारियों की स्थिति भी में भी सुधार आएगा। उत्तराखंड में नेपाल बॉर्डर पर दोनों मुल्कों के हजारों व्यापारी 2 जून की रोटी का सदियों से जुगाड़ करते आ रहे हैं। ऐसे में नेपाल के राजनीतिक तूफान की मार इनके कारोबार पर भी सीधी पड़ी है। नेपाली सेना के मैदान में उतरने पर अब हालात काफी हद तक काबू में है। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बॉर्डर की दर्जनों मंडियों में पुरानी रौनक लौट आएगी।
न्यूज 18 के लिए विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। एक हफ्ते पहले उत्तराखंड सरकार अलग अलग प्रोजेक्ट को लेकर नेपाल सरकार से बातचीत की तैयारी कर रही थी। दोनों देशों की नदियों से जुड़े प्रोजेक्ट को लेकर बकायदा एक मंत्रालय तक है, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं और ऐसे में नेपाल के हालात का क्या असर होगा उत्तराखंड के बॉर्डर वाले इलाकों में, ये हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। ठीक एक हफ्ते पहले उत्तराखंड और नेपाल के प्रोजेक्ट्स को लेकर देहरादून में मीटिंग हुई, जिसमें तय हुआ था कि जल्द उत्तराखंड और नेपाल बॉर्डर पर प्रोजेक्ट को लेकर दिल्ली में नेपाली राजदूत से बात होगी। लेकिन आज एक हफ्ते बाद हालात बदल चुके हैं। नेपाल हिंसा की आग में जल रहा है, जिससे उत्तराखंड और नेपाल के बीच नदी, रोड, पुल, सिंचाई के प्रोजेक्ट खटाई में पड़ सकते हैं, जिसकी वजह नेपाल में सत्ता पाने की जिद में लगे नेताओं का भारत विरोधी रुख है। मसलन 30 सितंबर तक धारचूला का छारछुम पुल बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन आवाजाही शुरू करने के लिए दोनों देशों में बातचीत जरूरी है। वहीं बनबसा बैराज से हटकर नए पुल के लिए भी दूसरी तरफ से नेपाल की सहमति जरूरी है। धारचूला से जौलजीबी तक काली नदी पर भारत की तरफ बाढ़ सुरक्षा दीवार का काम भी अक्टूबर से शुरू होना है। तो पंचेश्वर बांध के लिए भी उत्तराखंड को साथ लेते हुए दोनों देशों की बातचीत में नेपाल का बड़ा रोल है। भारत से दुश्मनी लेने की कोशिश करते हैं, नुकसान होने का होगा। हमने कभी उनको नाराज नहीं किया है। हम अपने वो मानते हैं कि वो हिंदू राष्ट्र है, हमारे में हिंदुइज्म है, तो हम उस नाते उनको कहते हैं भैया मान जाओ, क्यों इतना वो कर रहे हो। तो वो कुछ राजनीतिक उसमें एक प्रो नेपाल है, प्रो इंडिया है, एक प्रो चाइना है, तो उस भाषा में बोलते हैं। वो कुछ ही लोग बोलते हैं, सब नहीं बोलते हैं, वहाँ के लोग नहीं बोलते हैं। वो तो वेलकम करते हैं, यार आना जाना सदा रहते हैं। हमारे आज से नहीं, युगों से हमारा संबंध है, उसको 2 मिनट में कैसे तोड़ दोगे आप। उत्तराखंड अकेला राज्य है जहां भारत नेपाल उत्तराखंड नदी परियोजना मंत्रालय तक है। ऐसे में बॉर्डर इलाके के इन प्रोजेक्ट्स का भविष्य क्या होगा, ये नेपाल के हालात और रुख से तय होगा। उत्तराखंड के मंत्री सतपाल महाराज अभी इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते हैं और केंद्र सरकार का नेपाल पर क्या रुख रहेगा और नेपाल में आने वाले दिनों में हालात कैसे बदलते हैं, नजर इसी पर है। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। नैनीताल पुलिस इन दिनों रोमियो की खोज में निकली है। नैनीताल में पुलिस तमाम पर्यटन स्थलों पर लगातार छापेमारी कर रही है और रोमियो पकड़ रही है। पिछले 2 दिनों में कई रोमियो को नैनीताल पुलिस ने पकड़ा और हिदायत देकर छोड़ा। और इसी के साथ घर घर सत्यापन अभियान भी चला रही है पुलिस, जिसमें अब तक 22 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। नैनीताल शहर में कुछ शिकायतें थी, जिसमें रैश ड्राइविंग, लोगों के द्वारा नशा करना और ऐसी तमाम सारी चीज़ें शिकायतें मिल रही थी। इसके दृष्टिगत आज एसएसपी नैनीताल महोदय के द्वारा 5 टीमों का गठन किया गया है, जिसका नेतृत्व 2 क्षेत्राधिकारी कर रहे हैं। उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन में 22 करोड़ के घोटाले के मामले में हाईकोर्ट ने बीसीसीआई को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने बीसीसीआई से जवाब मांगा है और पूछा है कि जो फंड आपने दिया था उसका दुरुपयोग कैसे हो गया। पूर्व उपाध्यक्ष धीरज भंडारी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि साल 2019 से 2022 तक तकरीबन 22 करोड़ रुपए बीसीसीआई ने राज्य की क्रिकेट एसोसिएशन को दिया था, लेकिन कई पदाधिकारियों ने इस पैसे का घोटाला किया। तो कोर्ट ने आज बीसीसीआई को नोटिस करे और ये जवाब तलब किया कि आपके फंड का दुरुपयोग किया जा रहा है। यहाँ क्रिकेट एसोसिएशन उत्तराखंड के पदाधिकारियों के द्वारा, जो ट्रेजरर है, सेक्रेटरी है, जो प्रेसिडेंट है, माहिम वर्मा है, गिरीश गोयल है, मोहित डोभाल हैं और ट्रेजरर है जो मानस मेंगवाल, उनके द्वारा फंड्स का दुरुपयोग करा जा रहा है। तो उस पर संज्ञान लेते हुए जवाब दाखिल करने को कहा। गंगोत्री धाम मंदिर में सुबह शाम मां गंगा की आरती की जाती है। आरती के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे। आपदा के बाद बड़ी संख्या में यात्री गंगोत्री धाम पहुंचने लगे हैं। 5 अगस्त के बाद जो आपदा पीड़ित, जो यहाँ पे आपदा आई थी, उसके बाद की जो स्थितियां यहाँ पे बदल रही थी,
उसके बाद हम लोग पहली बार गंगोत्री में आए हैं और बहुत सुकून मिल रहा है। आज माँ की आरती करी, माँ गंगा जी की आरती करी और बाहर से भी लोग, यात्री लोग पहुंच रहे हैं। धराली आपदा के बाद गंगोत्री धाम सन्नाटा पसरा है। यहाँ पर अब यात्रा फिर शुरू होने से धाम में दुकानें और होटल खोलने शुरू हो गए। हालांकि अभी संख्या कम ही है यात्रियों की, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 15 सितंबर के बाद यात्रियों की संख्या बढ़ेगी। जी क्या कहना है? देखिए, अब फिर से चार धाम की जो यात्रा है सुचारू हो गई है। अभी सीजन का भी डेढ़ महीना बाकी है। सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जो दुकानदार हैं सब अपनी उसमें तैयारी में लगे हैं कि ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि सीजन चलेगा और यात्री आएगी यहाँ पे। गंगोत्री धाम में यात्रा शुरू होते ही जो दुकानें हैं वो खुलने शुरू हो गई है। हम आपको दिखा सकते हैं किस तरह से सन्नाटे के बाद, जब आपदा आई, धराली आपदा, उसके बाद सन्नाटा फैल गया था। अब एक एक करके दुकानें खुलने लगी है। हालांकि अभी यात्रा में कम संख्या है और जो लोग दुकानें बंद करके, होटल बंद करके गए हैं, कई होटल अभी भी बंद है, पर उम्मीद की जा रही है जिस तरह से संख्या यात्रियों की धीरे धीरे बढ़ेगी, हालात सामान्य होंगे, क्योंकि बरसात भी अब धीरे धीरे कम होने लगी है, तो आने वाले कुछ समय में यात्रा बढ़ेगी। तो उम्मीद की जा रही है कि जो रौनक है गंगोत्री धाम की वो फिर से लौटेगी। और इस समय अपडेट यह है कि जो दुकानें हैं गंगोत्री धाम में वो खुलनी शुरू हो गई है और रौनक धीरे धीरे गंगोत्री धाम में लौटती नजर आ रही है। बलबीर परमार, न्यूज़ 18, गंगोत्री धाम, उत्तरकाशी। हल्द्वानी के लाल कुआं में बुधवार रात एक बेहद ही हैरान कर देने वाला वाकया हुआ। इस वीडियो को देखिए, जहां अंबेडकर नगर के बाहरी इलाके में बने देवी मंदिर के पास हाथियों का एक झुंड पहुंच गया। खास बात यह है कि इस दौरान हाथियों ने मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वो मंदिर की परिक्रमा करते दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने मंदिर के बाहर लगे पीपल और केले के पत्तों का स्वाद लिया और थोड़ी देर बाद जंगल की ओर चले गए। एक स्थानीय युवक ने हाथियों की चहलकदमी का ये वीडियो बनाया।